स्पेस से धरती पर शुभ आगमन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शुभ आगमन और शुभ स्वागत। आखिर वो पल आ ही गया है जिसका हर किसी को, हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार हो रहा था। स्पेस में कामयाबी की नई कहानी लिखकर शुभांशु अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौट आए और ये तस्वीरें यकीनन आज हर देशवासी के लिए गर्व का एहसास कराने वाली तस्वीरें हैं। स्पेस से शुभांशु की वापसी की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शुभांशु और उनके साथी कैसे कैलिफोर्निया के समंदर में लैंडिंग हुई। बेशक ये स्पेस जर्नी का बहुत अहम चरण था। री एंट्री की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो पल था जबकि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। री एंट्री के बाद कैप्सूल की रफ्तार बेहद धीमी हो जाती है और यात्रा का अंतिम पड़ाव यानी कि लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये वो तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और तीनों तस्वीरों में गर्व कराने वाला एहसास आपको जरूर होगा, क्योंकि एक तरफ वो तस्वीरें जिस वक्त ड्रैगन कैप्सूल लैंड कर रहा था, दूसरी तरफ वो तस्वीरें जब कैप्सूल को खोला गया और सबसे पहले शुभांशु बाहर निकले, और तीसरी तस्वीरें माता पिता के लिए गर्व का एहसास कराती तस्वीरें। मां के आंसू भी छलक आए, खुशी के आंसू इसको कह सकते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद पैराशूट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। जमीन से तकरीबन 1800 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट खुले। इसके बाद स्प्लैश डाउन की प्रोसेस की शुरुआत हुई और इस तरह शुभांशु और उनके साथियों ने सफल लैंडिंग की और इन तस्वीरों को देखकर पूरे हिंदुस्तान में खुशी दौड़ गई। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत का लाल स्पेस में इतिहास रचकर लौटा है। तो वो तस्वीरें जिसका इंतजार हर देशवासी बेसब्री से कर रहा था कि कब ड्रैगन कैप्सूल का गेट खोलेंगे और उसके बाद एक एक करके तमाम एस्ट्रोनॉट बाहर आएंगे, जिसमें सबसे पहले शुभांशु शुक्ला बाहर निकले और बेहद खूबसूरत ये वो तस्वीरें। उन्हीं के साथ साथ जो मिशन की पूरी टीम थी उनका जिक्र भी कर देते एक एक करके। मिशन के जो पायलट थे शुभांशु शुक्ला, इसके अलावा मिशन लीडर कमांडर पेगी विट्सन, इसके अलावा हंगरी के टिबोर कपू जो कि मिशन विशेषज्ञ और पोलैंड के उजांस्की जो कि मिशन विशेषज्ञ हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके सकुशल धरती पर लौट आए हैं। इंतजार हो रहा था। 25 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्होंने उड़ान भरी थी। उसके बाद 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचे। 18 दिन वहीं पर रहे। 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। 7 एक्सपेरिमेंट इनमें भारत के लिए किए गए हैं और 14 जुलाई यानी कि कल शाम 4:35 पर अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद अनडॉकिंग के बाद 15 जुलाई यानी कि आज की तारीख और अब से कुछ ही देर पहले सकुशल लैंडिंग हुई। तो जिस वक्त शुभांशु शुक्ला की लैंडिंग हो रही थी, उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे। बेशक काफी भावुक पल थे। पूरे देश की दुआएं रंग लाई और शुभांशु शुक्ला स्पेस में इतिहास रचकर धरती पर लौटा है। देखिए शुभांशु की सकुशल वापसी पर उनकी मां ने क्या कहा। शुभांशु की मां मौजूद है। आज आपके चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूँ। कुछ क्षण पहले आंसू थे, अभी मुस्कान है। कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा लग रहा है। खराब क्या लगने वाली चीज है। तो मिशन पूरा होके बेटा लौटा करके तो अच्छा लग रहा है। बहुत देखा आप हाथ जोड़े थी और कुछ जाप कर रही थी जिस वक्त वो प्रोसीजर चल रहा था। भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सुरक्षित लैंडिंग हो जाए, सुरक्षित लैंडिंग हो। आपकी आंखों में आंसू भी थे। एक माँ है, क्योंकि आपने पूरा बच्चे को बड़ा किया है, आपके सामने खेले हैं, आपके सामने पढ़ाई की है। अभी भी मैं देख रहा हूँ आप स्क्रीन की तरफ देख रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से ये कितना इमोशनल क्षण है। नहीं, ये आप लोग भी देखो कितनी स्पेशल चीज है। हाँ, बहुत स्पेशल चीज है हम लोग के लिए भी। हम लोग के भी रोंगटे खड़े हो जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे थे। आप ही बताइए कि कितनी बड़ी प्रेरणा शुभांशु बन गए हैं। प्रेरणा तो बन ही गए सबके, पूरे संसार के लिए, दुनिया के लिए, भारत के लिए, सबके लिए। डर था हल्का सा भी? नहीं, अब कोई डर नहीं है। जिस वक्त लैंडिंग हो रही थी खत्म, सब सारे डर खत्म हो गए, सब खत्म। यकीनन वो पल बहुत अहम थे। उनकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही सकुशल लैंडिंग हुई और उसके बाद देखिए कैसे खुशी में वो लम्हा तब्दील हो गया और कहा कि अब डर नहीं है, अब खुशी है। तो आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री ने भी सकुशल लैंडिंग के लिए, शुभांशु शुक्ला की सकुशल लैंडिंग के लिए उन्होंने भी बधाई दी है। उनकी वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए बाकायदा एक ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है और ये हमारे
अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए स्वागत भी किया और साथ ही साथ इच्छाएं भी जताई हैं। अंतरिक्ष मिशन बहुत अहम था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का यह दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में मैं समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित उन्होंने किया है और ये हमारे मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक बहुत बड़ा और मील का पत्थर होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीडी सहारे जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ मोहसिन वली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पीडी सहारे जी, आपके पास आते हुए कैसा फील आज आप कर रहे हैं, कैसा एहसास आपको हो रहा है? एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय मिशन सक्सेसफुल हुआ है और जब वो वापस टच डाउन कर रहे थे, स्प्लैश डाउन हो रहा था, धरती पर आ रहे थे, कैसा आपको वो क्षण आपके लिए कैसे थे? ये तो बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है और मैं भी यही फील कर रहा हूँ कि वो सकुशल धरती पर वापस आए हैं। उन्होंने बहुत सारे वहां पर प्रयोग किए और जो भी उनका एक्सपीरियंस है और जो भी नए जो कोई चीजें निकल के आएगी उसका, जब हमारा जो नया मिशन जाने वाला है गगनयान, उसमें ये सारी बातें बहुत उपयोगी होगी और बहुत ये सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही सरल तरीके से और इसका लैंडिंग हुआ, स्प्लैश लैंडिंग हुआ है और सुरक्षित पहुंचे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं और सभी भारतीयों को, सभी को ये गर्व की बात है और गर्व होगा और हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर पीडी सहारे जी यहीं से कंटिन्यू करते, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी समझाइए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, फिर 330 और फिर 30 किलोमीटर तक की स्पीड पर आ जाना, अब ये किस तरह का एहसास होता है? और अंदर बैठे जो कैप्सूल के अंदर बैठे हुए थे अंतरिक्ष यात्री, क्या उनको भी इस चीज ये फील कर पाते हैं वो कि कितनी स्पीड से वो डाउन आ रहे थे और फिर उसके बाद स्पीड कम हो गई? ये तो सभी जो हम उसका कैप्सूल का हम हिस्सा होते हैं, इसीलिए ये जो भी होता है, जो स्पीड के साथ साथ जो ग्रेविटी में चेंज आता है, तो आपके वजन में और सभी चीजों में जो चेंज आता है, तो उसका फील तो आपको होता है और ये बहुत ही रोमांचकारी होगा, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल। और इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान, लैंडिंग अनडॉकिंग जब कल हो गई थी, 4:35 पर अनडॉकिंग हुई थी और उसके बाद जब ये पूरा लैंडिंग प्रोसेस, जब तक कि स्प्लैश डाउन नहीं किया गया, कौन कौन से प्रिकॉशंस इस दौरान रखे जाते हैं? इस दौरान तो एक प्रिकॉशन तो जो है कि जब वो अनडॉकिंग हुआ उसके बाद में उसको थोड़ा आगे धकेला जाता है ताकि उसके जो गैसेस या कुछ इमिशन होता है उससे स्पेस स्टेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद में टाइम पर जो थ्रस्ट, जो फायरिंग होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है और वो उसी स्पीड से वो जो होना और उसी वक्त होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में जब ये सारा जो बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें जो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो जब वातावरण में, धरती के वातावरण में जब प्रवेश करता है और वहाँ हवा के साथ में जो उसका घर्षण होता है, इसके वजह से जो 1800 2000 तक उसका जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है और उसमें यदि कोई छोटी सी भी कोई फुलाव हो गया, कुछ हो गया, तो फिर बहुत खतरा होता है। पहले भी इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और इसीलिए ये कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में जब वो धरती के बहुत नजदीक आता है और 1800 जो किलोमीटर पर जब जो होता है और उस पर जो पैराशूट का खुलना, टाइम पर खुलना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ऐसे कुछ क्षण है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि सारा जो पूरा जर्नी रही है वो सुरक्षित रही है और वो वक्त पर सारा कुछ होने से वो सुरक्षित पहुंच गए और जो स्प्लैश डाउन जो हुआ है, तो यानी तमाम पैरामीटर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब इसी जर्नी पर हम आगे विस्तार से आपसे बात करेंगे क्योंकि 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इस पर आगे बातचीत करेंगे। शुभांशु की सेहत उस पर कैसी रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे सीधा ये, एक भारतीय होने के नाते, जब कैप्सूल स्प्लैश डाउन हुआ और सबसे पहले शुभांशु शुक्ला निकले, उन तस्वीरों को देखकर आपकी पहली फीलिंग क्या थी?
प्राउड फीलिंग। और मैंने तो सोचा अंतरिक्ष से दूल्हा हमारा वापस आ गया है। सुस्वागतम। आपने भी कहा सुस्वागतम। तो आज के तो कार्यक्रम का यही टैगलाइन बनेगी, सुस्वागतम। और इनको रखा जाएगा बड़ा प्रिजर्व करके। इनको 18 दिन तक के लिए बाहर रहे हैं, हमसे दूर रहे हैं, धरती से दूर रहे हैं। तो 3 वीक के करीब इनको ऑब्जर्व किया जाएगा और इनके थ्रू भी रिसर्च होगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें मसल लॉस, जिसको सार्कोपिनिया कहते हैं। और चूंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की हमने डिस्कस किया था जब सुनीता चावला जी का ऐसे ही यान आया था, तो उनको बहुत लंबा था, तो इसमें बोन लॉस भी होता है। तो मेनली सार्कोपिनिया यानी मसल लॉस, बोन लॉस। तो उसके लिए जैसे ये निकलते हैं तो पहले इनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने दिया जाता है, स्ट्रेंथ चेक होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेक होता है। और इसके लिए अब एक टर्म बन गया है, मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी। तो उस फैसिलिटी में वो सब पैरामीटर्स डे टू डे, आवरली, कुछ वीकली पैरामीटर्स चेक होते हैं, जिसमें सारे ही पैरामीटर्स होते हैं बॉडी के। और फॉर रिसर्च पर्पस तो उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी इस पे जब ये जा रहे थे तो डायबिटीज रिसर्च की बात भी हमने करी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। मसल लॉस की भी बात करी थी, आपको याद होगा। और भी ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ों की, साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात की थी। अभी बताया कि टेम्परेचर चेंजेस ये कैप्सूल कैसे रेजिस्ट करता है। और अगर आप कैप्सूल को देखें तो वाकई में ऐसा ही लग रहा है किसी हाई टेम्परेचर जोन से छू कर आया है, उसको भट्टी से निकल के आया, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो रेडिएशन का भी इसमें, और अभी एक नई चीज जो जुड़ी है उसमें ये पार्टिकल्स जुड़े हैं। जो उस जीरो ग्रेविटी में जो परिक्रमा की है उस दौरान किन पार्टिकल्स के, अर्थन पार्टिकल्स और आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट पार्टिकल्स, वो कितने ये यान और हमारे शरीर लेके आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर जुड़ा है। स्ट्रेंथ, बैलेंस, स्टेमिना, मेमोरी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और हम तो देखिए ना, थोड़ी देर अगर झूले पे झूल के जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ी देर उतर के ऐसा लगता है अभी हम घूम ही रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ये तो 18 दिन का झूला झूल के आए हैं, खड़े होना मुश्किल होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत अच्छी हैं। और मुझे उम्मीद है कि कई सारी रिसर्चर्स जो ये डाटा लेके आएंगे और डाटा इन्होंने भेजा होगा, वो सब ह्यूमन काइंड के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आता रहेगा। और भारत का नाम इससे ऊंचा होगा देशों में भी, और हम भी सर ऊंचा करके लोगों को दिखा सकेंगे कि लुक हियर वी हैव डन समथिंग एंड शुभांशु शुक्ला वाज द फर्स्ट मैन हु डिड दिस। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने यही कहा ना कि मिशन गगनयान, क्योंकि सबसे अहम तो यही है कि मिशन गगनयान के लिए उनका ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और जिन 7 एक्सपेरिमेंट्स की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, वो भी बता देते हैं। माइक्रोएल्गी पर प्रयोग, पोषण पर प्रयोग, सूक्ष्म जीवों पर प्रयोग, स्टेम सेल पर प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर प्रयोग, इसके अलावा फसल के बीजों पर प्रयोग। ये तमाम ऐसे प्रयोग हैं जो स्पेशली भारत के लिए किए गए हैं। अब ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पीडी सारे साहब, अब आपके पास आते हुए ये भी बताइए कि ड्रैगन कैप्सूल लैंड किया, स्प्लैश डाउन हुआ, उसके बाद उसे एक बोट में रखा जाता है, फिर थोड़ा इंतजार किया जाता है, फिर उसके बाद उस कैप्सूल के दरवाजे खुलते हैं और फिर एक एक करके एस्ट्रोनॉट्स बाहर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? नहीं, ये जो प्रोसेस है, इसका एसओपी है, ये वेल डिफाइंड है कि वो जो आएंगे उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, वो तो वेल डिफाइंड है। और इसमें ध्यान यही रखा जाएगा कि वहां से जब कैप्सूल आया है तो जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके साथ कुछ पार्टिकल्स आए हैं, कुछ उसका भी बाद में अध्ययन होगा। लेकिन जो ये आए हैं तो अलग एनवायरनमेंट से आए हैं, वहाँ माइक्रोग्रेविटी है या ग्रेविटी बहुत कम है यहाँ पर। तो जब वो खड़े, देखिए आप देख सकते हैं कि वो जब खड़े हो रहे हैं तो उनसे सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, हो सकता है उस वक्त कोई डिजीनेस या चक्कर। तो इन सारी बातों का, कि वो कुछ गिर ना पड़े, इस सारी बातों का वो जो है ध्यान रखा जाएगा और रखा जाता है जब वो निकल के आते हैं। उसके बाद में जैसा कि कहा गया कि वो रिहैबिलिटेशन में जाएंगे, तो वहां पर भी उनके खान पान का, बाकी और जो उनके पैरामीटर्स है, बॉडी के पैरामीटर्स, उसका सारा अध्ययन किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा।
और ये रिहैबिलिटेशन जैसे कि 2-3 हफ्ते तक जब चलेगा, तो इसका भी एक रिसर्च का ही पार्ट है, और इसका जो अध्ययन होगा और उसका भी जो डेटा निकल के आएगा, तो अगले हम जो अभियान इस तरह के करेंगे उसमें वो उपयोगी रहेगा, और ये रिसर्च तो चलता रहेगा। जी बिल्कुल, हमने कुछ ऐसी तस्वीरें तब भी देखी थी जिस वक्त सुनीता विलियम्स भी लौटी थी। लेकिन एक बार डॉक्टर मोहसिन वली आपके पास आते हुए, यहाँ पर जैसे एक एक करके तमाम एस्ट्रोनॉट जो बाहर आ रहा है, जो तस्वीरें हम अभी यहाँ पर अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद क्या इनका मेडिकल चेकअप होता है, किस तरह के मेडिकल चेकअप्स होते हैं सबसे पहले? देखिए, इसका अब प्रोटोकॉल जो है वो 2 स्टेप प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने अभी बताया, मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी में इनको रखा जाएगा, उसके बाद ल्यूनर रिसीविंग लेबोरेटरी में, जो कि स्टैंडर्ड हिस्सा है। पहले ये जॉन एफ कैनेडी सेंटर में होता था, अभी नासा का हिस्सा है। तो ये इसमें पूरे चेकअप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी रही। जैसे कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अगर नॉर्मल प्रेशर पे जाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये लेस ग्रेविटी जोन में हाई एल्टीट्यूड तो हाई है, आउट ऑफ ऑर्बिट, इन द ऑर्बिट है, और ये याद में रहे क्लोज ब्रीदिंग हुई, उसके क्या लंग्स पे इफेक्ट्स हैं, क्या हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट हैं, ब्रेन की अलर्टनेस पे, ब्रेन के अमीन्स में क्या चेंज आया है, स्टमक का और स्ट्रेंथ का आपस में क्या रिलेशन रहा, जो इन्होंने खाना खाया है डिफरेंट टाइप का, उससे इनकी मसल स्ट्रेंथ। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंटली एज ए होल, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पल्स रेट है, शुगर वैल्यूज है, रेडिएशन एक्सपोजर है। तो ये ल्यूनर रिसीविंग लेबोरेटरी में सारे रेगुलर टेस्ट होते हैं। ये 2 स्टेप में होता है, जैसे कि मैंने बताया। और पर्पस ये है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको एग्जामिन भी किया जाता है कि इफ सम सेलेस्टियल बॉडीज आर कैरीड ऑन देयर बॉडी और थ्रू देयर बॉडीज। और ये इसका बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब अपोलो 11 वापस आए थे तो उसमें चांद से रॉक लाए थे वो, और उस रॉक के टुकड़े करके पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे भेजे गए थे कि चांद पे जो रॉक है कैसी जमीन है। तो उसकी फिर बाद में रिसर्च हुई थी। तो अब तो रिसर्च बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो हम एटमॉस्फेयर पर, वाटर कंटेंट पर, और भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके कंटेंट पर, वहाँ पे डायबिटीज का कैसे वो होगा मॉडिफिकेशन, इसके कॉन्टेक्स्ट पर, और जो 7 पॉइंट अभी आपने बिट्टू बताए हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट पर, हम इसमें ये भी रिसर्च करेंगे आगे चल के कि कम पानी से कृषि कैसे हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो कि अब हम यहाँ भी देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, हमने प्रमोट करना शुरू किया है। और ये बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है कृषि प्रधान देश के लिए जी। और बहुत ज़्यादा इसमें आगे स्कोप्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें कोई नई निकल के आएंगी तो वो सामने आएंगी। बट बेसिकली इस समय तो एक्साइटमेंट इसका है कि हमने कामयाबी से दोनों स्टेप्स, मैं तो कल से बहुत खुश था जब मैंने डॉकिंग का अनडॉकिंग की खबर सुनी कि अनडॉक हो गया है, अब तो यान को आना ही है, और सेफ लैंडिंग के बाद और प्रोग्राम से एकदम पहले ये खुशखबरी आई कि ये सेफली बाहर आ गए। और मैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 दाई बैठ के एक बच्चे को डिलीवर करा रही हूँ, जब इनको वहां से डिलीवर ही किया गया। हाँ, वो पुनर्जन्म कहिए ना उस माँ के लिए, बेटे का वापस आना धरती पर, उस माँ के आंसुओं से पूछे ना। नहीं, वो तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं डॉक्टर साहब, देखिए इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी। माँ भी काफी बेचैन थी जब तक उन्होंने देख नहीं लिया कि वो सही सलामत सुरक्षित पहुंच गए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में अमिताभ जी भी पहुंच गए। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है। आप तो लगातार कमेंट्री कर रहे थे और हम सुन भी रहे थे। कैसा एहसास आज आपको हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर? कौन कौन से क्रिटिकल क्षण थे? क्योंकि हमने कल से हम बात कर रहे हैं 4:35 पर अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अनडॉकिंग सही ठीक ठाक हो गई, लेकिन अनडॉकिंग के बाद क्या ये श्योरिटी होती है कि सेफली लैंड होगी, स्प्लैशडाउन सेफ होगा, या उसके बाद भी कुछ ऐसी स्टेजेस होती है जहां पर बहुत ख्याल रखा जाता है? सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है जब एटमॉस्फेयर में एंट्री होती है, और वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर की हाइट जब आती है, तब एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस फील होना शुरू हो जाता है। उसमें जो आपका एंट्री का एंगल होता है, जनरली इसको एबो बोला जाता है कि एंट्री एंगल, वो सही होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सीधा उतरेगा तो सीधा जल के ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। बहुत शैलो एंगल होगा तो उछल के वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा।
फिर वापसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और फिर उसका एटीट्यूड भी सही, एटीट्यूड मतलब किस एंगल से एंटर कर रहा है। हाँ। इसका देखा होगा एक साइड जो जिस जो चौड़ा साइड है उस तरह हीट शील्ड होती है, तो हीट शील्ड आगे की तरफ होनी चाहिए। तो ये जनरली आजकल सारा मतलब कंप्यूटराइज प्रोग्राम होता है, कंट्रोल करते हैं, मैनुअल इंटरवेंशन का टाइम नहीं होता है बहुत इन केस ऑफ क्रिटिकल। ये मुझे लग रहा है काफी चेंजेस भी आ गए, क्योंकि इससे पहले हम कह सकते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस हुआ करते थे, लेकिन अगर हम स्पेशली ड्रैगन कैप्सूल की बात करें तो इसको डिजाइन शायद उस तरीके से किया गया है। सुनीता विलियम्स इसी से वापस आई। तो ये काफी वेल रिहर्स्ड एक अच्छा डेवलप हुआ सिस्टम है, इसमें गलती की कम गुंजाइश होती है, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अलग बात है, क्योंकि हमेशा कुदरत में हमेशा एक स्टेप आगे चलती है। तो ये काफ़ी सफल उड़ान रही है, और उसके बाद जो पूरा पैराशूट खुलने के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती है। उस पर उसको ओशन में स्प्लैश डाउन करना है, और फिर उसके लिए वहाँ पे नेवी के शिप्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनको लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपने देखा होगा टो करके इनके ड्रैगन को एक शिप के ऊपर ले गए, वहाँ पे धीरे धीरे इनकी वापसी हुई। अब ये क्या इनको मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। अभी क्या चल रहा होगा वहाँ? अभी इनको मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया जा रहा होगा, और उसमें वहाँ जाके फिर इनके ऊपर सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, फिर इनका रिहेबिलिटेशन होगा। रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी होता है। होता क्या है कि अंतरिक्ष में आपके 18 दिनों से आप ऐसे सोचिए उसको, आप स्विमिंग पूल में 2 घंटे स्विमिंग कर रहे हैं, और उसके बाद बाहर के कैसा लगता है, कभी आपने फील किया है? ऐसा लगता है कुछ चीज़ आपको दबा रही है, एकदम वजन आपको वापस महसूस होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का 3 हाथियों का वजन होता है, एक तो वो प्रेशर होता है, दूसरा ग्रेविटी और एडिशनल है। तो ये जो फीलिंग है, इसको बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है। आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि जो बॉडी को जो लगातार हमारे कान के अंदर से जो ऑर्गन बैलेंस के लिए सिग्नल देता है, तो वो सिग्नल अचानक से पूरे कैओटिक हो जाते हैं कि वहाँ तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। अचानक से आपके बॉडी ने जो बैलेंसिंग ऑर्गन ने काम करना शुरू किया, तो फिर से जैसे आप कई बार गोल गोल घूमते हैं ना चक्र जैसे जो, और जैसे छोड़ते तो आप गिरने लग शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पैगी विल्सन को इनको उड़ने के बाद सहारा देके बाहर लाया गया। पहले स्ट्रेचर से बाहर आए, फिर सहारा देके उठा के इनको वहाँ के मेडिकल फैसिलिटी तक ले जाया जा रहा है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होगा वो कितना लंबा होगा? क्योंकि अगर हम शुभांशु की बात करें तो 18 दिन रहे, सुनीता विलियम्स का टाइम ड्यूरेशन और भी ज्यादा था। वो तो बहुत एक्सपीरियंस मतलब पायलट मतलब वो अपना अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका तो 600 मेरे ख्याल से 38 दिन का स्पेस का एक्सपीरियंस है। तो उनको तो पूरा मतलब बॉडी एक्लिमेटाइज हो गई है। जैसे एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स होते हैं, एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, और नए नए जब पायलट्स बनते हैं तो बहुत फर्क होता है। तो इनके लिए सुधांशु शुक्ला के लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन नॉर्मली मिनिमम 7 दिन तक तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहना ही पड़ता है, चाहे आप कितने एक्सपीरियंसड हो अनएक्सपीरियंस हो। फिर उस पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितना तेजी से रिकवर कर रही है, आपकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। तो पहले तो सबसे पहले आप देखा उसे डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है, तो इतने तो अंतरिक्ष में आप बिल्कुल ही मतलब जहाँ पे किसी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, माइक्रोब्स नहीं है, उस फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब वहाँ पे जाके धरती इनको वापस आपको इनसे फिर से एक्सपोजर मिलना है, तो एकदम से अगर एक्सपोजर होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे इनका एक्सपोजर किया इनको मिलता है, बॉडी तैयार होती है, आपका डाइट्स के ऊपर ध्यान रखा था, एक्सरसाइज करती है बॉडी, क्योंकि अंतरिक्ष में जो खास बात क्या होती है कि हमारी मसल्स कमजोर होने लगती हैं। धरती पर जैसे हम बैठे भी हुए हैं ना, तो मेरी मसल मुझे बैलेंस बिठाए रखने के लिए काम कर रही हैं, वहाँ पर इस तरह के बैलेंस की जरूरत ही नहीं रह जाती है। तो सारे मसल्स के फाइबर वीक होने लगते हैं। बोन्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि बोन हड्डियाँ मतलब क्या होनी चाहिए, फ्रेजाइल हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। तो ये तो अभी 18 दिन में इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नेचुरली कुछ तो असर जरूर होगा, और इसीलिए इनको भेजा गया है कि इन पे क्या बॉडी पे असर हुआ है, किस तरह के चेंजेस आए हैं, उनकी स्टडी करना हमारे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ उनको वहां पर किया गया है। मैं उन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र भी कर रही थी। चलिए पीडी सहारे जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ है। पीडी सहारे जी आपके पास आते एक एक करके उन एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र करते जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी आ रही हैं वो भी दिखाएंगे, और उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या कुछ और हमें जानकारी मिलेगी, इस पर जरा सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है माइक्रो एल्गी पर प्रयोग, जिसका प्रभाव ये कहा जा रहा है कि स्पेस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए काफी उपयोगी होगा। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझा पाए। देखिए, ये तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें जो अल्गी है वो अपना ऑक्सीजन करके फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है उससे वो अपना जो है अन्न उत्पन्न करती है। तो ये जो अल्गी पर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वहाँ माइक्रो ग्रेविटी है, वहाँ तो ग्रेविटी है नहीं, तो ग्रेविटी ना होने पर भी वो ऑक्सीजन उसमें करके और आर्टिफिशियल उसमें लाइट दिया जाएगा। तो ये करके वो उसका ग्रोथ कैसे होगा, और उससे
जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि कम पानी में भी क्या ये हो सकता है, तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया ये तो बाद में जब डेटा आएगा और इससे पता चलेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे बहुत जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें इसका बहुत उपयोग होगा, ये जो भी डेटा बिल्कुल। एक बार अमिताभ जी, जो बीज अंकुरित किए थे उससे क्या फायदा होने वाला है? जी वहीं से। अभी गाजर का हलवा ले गए थे खाने के लिए। हाँ। तो आईएसएस तो ठीक है, चंद्रमा तक भी ठीक है। अगर जब मंगल पे जाएंगे वहाँ जाने में 6 महीने लग जाते हैं, आने में 7 महीने लगते हैं। अगर हम शनि की कक्षा में चले गए, वहाँ पे स्पेस कॉलोनी बनाई, तो 7 साल जाने में और 7 साल वापस आने में लगते हैं। मतलब आपको ऑलमोस्ट आधी जिंदगी आने जाने में ही खर्च हो जाएगी। तो आपको वहाँ पे फूड उगाना सीखना पड़ेगा। माइक्रो एल्गी जो है एक बेसिक स्पेस को सुपर फूड भी कहा जाता है। स्पेस में किस तरह से उसको उगाया जाएगा, अलग अलग फ्लेवर कैसे डेवलप किए जाएंगे, एक तरह खाना खा के हम ऊब जाते हैं। तो फ्यूचर में स्पेस में किस तरह से फूड का प्रोडक्शन होगा, और फूड प्रोडक्शन ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ है। कि धरती के पेड़ हमारे लिए हवा बनाते हैं, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि हमको जो आधे से ज़्यादा 60% ऑक्सीजन हमको समंदर में रहने वाले ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया से मिलती है। इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फिर वहाँ पर जैसे कि खाने के लिए, नाश्ते के लिए जैसे कि एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि आपका जो स्प्राउट कैसे उगते हैं। क्योंकि वहाँ पे पेड़ों को भी तो ग्रेविटी की जरूरत होती है कि जड़ों को नीचे जाना है, पत्तियों को ऊपर जाना है। जब वहाँ ग्रेविटी नहीं तो जड़ों को कैसे पता चलेगा नीचे कहाँ है? तो अनकंट्रोल सारी डायरेक्शन में फैलनी शुरू हो जाती है। हाँ। तो उसके लिए लाइट का क्या इफेक्ट होता है, आर्टिफिशियल लाइट का क्या इफेक्ट होता है, इन सारी सब चीजों की स्टडी करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट वहां पर किए गए। चलिए, शुभांशु शुक्ला की धरती पर से कुशल वापसी को लेकर हम आज चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अमिताभ पांडे जी, एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। प्रोफेसर पीटी सारे, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन, गंगाराम अस्पताल, लगातार जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को लेकर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़े उससे पहले जरा एक बार डॉक्टर वली आपके पास आते हुए सर थोड़ा सा ये भी बताइए कि जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री हो और एक नॉर्मल, दोनों की डाइट में कितना फर्क होता है? किस तरीके से अंतरिक्ष यात्री को डाइट दी जाती है, किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है, फिजिकली कैसे उनको फिट रखा जाता है? देखिए, ही इज ऑलरेडी ए फिट पर्सन बिलोंगिंग टू ग्रुप कैप्टन रैंक, तो उनकी फिटनेस में तो कोई खास शक नहीं है। अंतरिक्ष में कॉन्सेंट्रेटेड, कंडेंस्ड, डिहाइड्रेटेड फूड्स हैं। हमने बात की थी सुनीता विलियम्स जी के चैप्टर में भी। और ये वो फूड्स हैं जो लॉन्ग टाइम, जिनकी जो से शेल्फ लाइफ से भी आगे का वर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा, जो लंबे समय तक दूषित नहीं होंगे ऐसे माहौल में जहाँ ग्रेविटी, धूप, ये चीजें नहीं होंगी। तो इसीलिए आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग, आपने जो अभी नाम लिया था टार्डिग्रेड वाला एक्सपेरिमेंट जो है, ये बहुत ही छोटा सा क्यूट लुकिंग वाटर बियर होता है। तो भविष्य के लिए इसकी भी रिसर्च हुई है इस वाली जर्नी में कि इसको कैसे हम कल्टीवेट करके कैरी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक है इस वॉयज का। तो ये मैं, और उसके अलावा के मीठी, ये इसके लिए रिसर्च हो रही है डुअल, के हम इसको कैरी कर सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं, किस तरह से वहाँ फंगस की माइकोजेनेसिस मींस फंगस ग्रोथ देयर एंड फंगस को कल्टीवेट करके क्या हम इससे फूड स्टफ बना सकते हैं किसी फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वो होती है। अदरवाइज तो जो मील्स होते हैं एस्ट्रोनॉट्स के, वो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, कम स्पेस ऑक्यूपाइंग होते हैं, और दे आर नियर नॉर्मल मील्स, बट उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वो कम, जिससे उनका रफेज बने। तो ये पार्ट देख के वो होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाउल्स के लिए। इस पे जो रिसर्च हो रही है अभी स्प्राउटिंग पे भी हो रही है। तो मूंग की सीड्स ले गए, आपने कहा ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिफरेंट चीज़ें वो इसमें हैं और साइंटिस्ट के मुकाबले में, तो इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, माइकोजेनेसिस, मूंग दाल स्प्राउट, स्प्राउटिंग ऑफ मेथी, एंड माइक्रो एल्गी। और अगर वो खाते हैं वाटर बियर, उन लोगों के लिए ये अच्छा मील है। तो इस तरह का मील होता है। बिल्कुल। अब एक बार अमिताभ जी आपके पास आते हैं। हम देख रहे हैं तमाम एस्ट्रोनॉट जब कैप्सूल से बाहर निकल रहे हैं, बीच में हमने देखा कि कुछ तो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि सहारा उनको दिया गया और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। होता है कि जैसे बात में कर रहे थे मायोजेनेसिस क्या होता है, जो बात कर रहे हैं उसमें होता है कि हमारी मसल्स जो फाइबर वीक होने शुरू हो जाते हैं,
क्योंकि ग्रेविटी में काम नहीं, जो करती है मसल उनको काम नहीं करना पड़ता है। हार्ट की मसल भी वीक हो जाती है, दिल की मसल्स भी। तो उसमें कुछ ऐसे मेटाबॉलिक बूस्टर्स का टेस्ट किया गया है कि उनसे क्या फ़ायदा मिलता है अंतरिक्ष में, और फिर अगर उनसे फ़ायदा मिलता है धरती पर भी उनका शायद इस्तेमाल किया जा सके, जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हमको मोटे मोटे तौर पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बॉडी है वो स्पेस में रहने के लिए नहीं इवॉल्व हुई है। बिल्कुल। तो अगर हमको अंतरिक्ष में जाना है तो हमको इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। कैसे ओवरकम करेंगे? क्या हमको अपना जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा बॉडियों को, या मैकेनिकल पार्ट्स लगाने पड़ेंगे जो स्पेस में, आर्टिफिशियल मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यहाँ तो अभी 18 दिन की बात थी, या मैक्सिमम जैसे 2 साल रही हैं हमारी जो उसकी जो कमांडर थी उनका 600 दिनों से ऊपर का एक्सपीरियंस है। लेकिन सोचो सालों रहना पड़ेगा। ऐसे बच्चे जो अंतरिक्ष में ही पैदा होंगे फ्यूचर में, मैं तो उस दिशा में देख रहा हूँ कि आगे जाके बस्तियां बसेंगी मंगल की ऑर्बिट में या सैटर्न की ऑर्बिट में। तो उसमें तो फिर आपको पूरा 1-2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम अपने शरीरों को रोबोट नुमा बनाएं या रोबोटों को अपनी आत्मा दे दें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना, रोबोटिक्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जाके इंसानों के लिए रहने लायक वातावरण तो यही बना पाएंगे। उसमें मतलब मार्स को धरती जैसा बनाना है तो 1 आध साल का काम नहीं है, वो कम से कम मान के चलिए कि कम से कम 400-500 साल का काम है। तब तक कौन वहाँ पे एनवायरनमेंट तैयार करेगा? चंद्रमा पे बस्ती बसेगी तो उन कॉलोनीज को बनाएगा कौन? यहाँ से सारा मटेरियल ले जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी अमेरिका में एस्ट्रॉयड माइनिंग कंपनियां खड़ी हो गई हैं। तो एस्ट्रॉयड्स को कैप्चर करके उन पर माइनिंग ऑपरेशन करके फिर वहाँ पे इंडस्ट्री पूरी डेवलप करना है स्पेस में। तो अभी बहुत मंजिलें जिनको जहाँ तक हमको पहुँचना है। बिल्कुल। अब एक बार पीटी सारे जी आपके पास आते हुए एक और एक्सपेरिमेंट जिसका यहाँ पर जिक्र है कि मसल्स का बचाव और इलाज, जिसमें स्टेम सेल पर प्रयोग की बात भी हुई है। इसमें से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये करके मैं तो फिजिशियन या डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसा कि अभी तक डिस्कशन हुआ है तो उसमें मसल लॉस जो होता है तो उसके लिए हो सकता है वो कुछ एक्सरसाइज भी करते होंगे, लेकिन मसल लॉस की जो स्टडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो स्टडी है ये माइक्रोग्रेविटी में मसल लॉस, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वहां जाकर जब बस्तियां बसानी होगी तो फिर हम जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम कैसे कर पाएंगे, ये एक चैलेंज है और इसके लिए ये सारी स्टडी बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ धरती का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, तो वहाँ जो रेडिएशन है वो यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाता है, या आयोनोस्फीयर में उसका जो है ये हो करके सिर्फ लाइट और जो अच्छा जो हमें प्रकाश है, जो लाइट है वो ही आता है, लेकिन वहां तो इस तरह का कोई है नहीं। तो जो रेडिएशन है उसका भी जो इफेक्ट है वो भी स्टडी, वो रेडिएशन का ह्यूमन बॉडी पर और बाकी जो भी जीव जंतु है या वनस्पति है उस पर कैसे होगा, ये भी एक बड़ी स्टडी है। दूसरा एक इसमें ये है कि हम जब फूड ले जाते हैं तो वो फूड तो यहाँ पर हम जो कुक्ड फूड या रेडी टू ईट फूड है वो तो स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन वहाँ माइक्रोब, यहाँ से यदि माइक्रोब वहां पर कुछ उसमें जाते हैं तो वो रेडिएशन से ही उसको स्टरलाइज करके लिया जाता है। तो ये सारी जो स्टडी है ये आगे की जो इस तरह के एक्सपीडिशंस है उसके लिए उसी में काम आएगी। अब यहाँ पर अगले कदम की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये मिशन भारत के लिए भी इसलिए बहुत अहम था। अमिताभ जी, गगनयान मिशन में बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, और ये तमाम जो एक्सपेरिमेंट हैं ये किस तरीके से उसमें काम आने वाले हैं? अमिताभ जी। जी हाँ, उसमें देखिए जैसा कि एक्सपेरिमेंट की भी चर्चा हुई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम जैसे है हमारा भारत का स्पेस स्टेशन बनेगा, उसमें किन चीज़ों की जरूरत होगी? पहला एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार करना कि अंदर आपका सारा एयर रिसाइकिल हो, एयर प्योरीफाइंग सिस्टम जिसमें अभी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद पानी का रिसाइकिल, पूरा फूड प्रोडक्शन, इस सब के लिए जो एक्सपेरिमेंट। और एक सबसे जो खास चीज़ भूल रहे हैं, छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है जो एक बिल्कुल ही हमारे बाल से भी पतला एक एनिमल होता है टार्डिग्रेड, उस पर किए जा रहे हैं। टार्डिग्रेड के बारे में ये पता चला है कि वो स्पेस के रेडिएशन को भी बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा। तो उसमें ऐसे कौन से जीन है, वो ऐसे कैसे प्रोटीन बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका बॉडी स्पेस के वैक्यूम और रेडिएशन को भी झेल पाता है। तो हमको भी इंसानों के शरीर को वैसा बनाने के लिए शायद उसके जीन्स का इस्तेमाल करना पड़े। तो ये जो है ये सारी तैयारियां, हमारा पहला मैन मिशन
मिशन भी जाएगा, उसके बाद स्पेस स्टेशन हमारा बनना शुरू होगा। तो उसके लिए मिशन काफ़ी इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपेरिमेंट सारे वहाँ पे काम में आने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला का एक्सपीरियंस जो एज ए पायलट, क्योंकि इस मिशन के पायलट तो वही थे, और भी एक हमारे एस्ट्रोनॉट थे, हमें वहाँ पे नायर शायद थे जो उनके साथ तैयार बैकअप में वहाँ पे गए हुए थे। 2 एस्ट्रोनॉट्स को और ट्रेनिंग दी गई है। तो पूरी अगला जो हमारे एस्ट्रोनॉट की पूरी जो वो बनेगा, जो नया जो जनरेशन आएगी, उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाले हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट तो हमको फेस दिखता है स्पेस मिशन का, बिल्कुल उस फेस के पीछे काम करने वाले लाखों वैज्ञानिक, इंजीनियर, मजदूर, शिक्षक जो उन बच्चों को तैयार करते हैं, उनका कितना बड़ा रोल आप भूल जाते हैं। तो वो तैयारी करनी उससे इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उनके लिए ज़्यादा कारगर जी हाँ, साबित क्योंकि होगा। आपका कोई भी देश देखोगे जो स्पेस फायरिंग नेशन बना है, उसमें एजुकेशन पे बरसों काम किया गया है। प्राइमरी, अब चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया? उसका एजुकेशन स्पेंडिंग हमसे 10 गुना ज़्यादा है, हर चीज़ में हमसे 10 गुना स्पेंड कर रहा है हमसे पहले से। तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस। नहीं तो हम जब विकसित भारत की बात करते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और आज जो तो ये उसके लिए तस्वीरें बूस्ट का काम करेगा। और ये सर उसके- आज की जो तस्वीरें हैं जहां पर शुभांशु के माता पिता बैठे थे, ये उनका लखनऊ का वही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है जहां जी हाँ, से वो जी हाँ। पढ़े हैं। मैं भी और जवानी में जैसे कि अपना राकेश शर्मा का स्पेस जो कैप्सूल था नेहरू प्लेनेटरियम देखा करता था, अब हमारा अगले 2 सालों में हमारा स्पेस कैप्सूल जाएगा और वापस अंतरिक्षों को लेकर आएगा। तो उसके लिए बहुत एक मोरल बूस्टर का और एक मतलब एक आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम कर सकते हैं। और यकीनन नए नए बच्चे इससे प्रेरित होते हैं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। डॉक्टर वली, अब आपके पास आते हुए जाहिर सी बात है कि जो भी आज बच्चे या पूरा देश हम कहें कि शुभांशु शुक्ला को देख रहे हैं, और जब हम कनेक्ट करते हैं कि ये भारतीय हैं जो वहां पर गए हैं, फिर उसके बाद अभी देखिएगा जब गगनयान मिशन में इनका एक्सपीरियंस काम आएगा, तो उसके बाद यकीनन युवा पीढ़ी, जाहिर सी बात है कि बच्चों में भी इस बात की ललक होगी कि हम भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करें और हम भी स्पेस पर पहुंचने की कोशिश करें। हाँ, हमारे स्कूलों को चाहिए, हमारे टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को साइंस की तरफ मोटिवेट करें। आजकल लोग जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, उनको साइंस और मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगती है, और वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट, मेरे टाइम में तो 3rd ग्रेड वाले जाते थे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्टूडेंट्स जो अच्छे होते थे वो साइंस बायोलॉजी में जाते थे। अब रिवर्स हो गया ट्रेंड, तो उस ट्रेंड को वापस लाना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात की नवजोत कि ये हमारा कल का जो भारत होगा, विकसित भारत के विकसित बच्चे भी तो होने चाहिए। तो उन बच्चों के विकास के लिए स्कूलों में और जहाँ जहाँ एकेडमिक जो संस्थाएं हैं उनमें, और जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च है उसमें, ये बड़ा मोटिवेशन कलाम साहब ने जैसे दिखाया ना करके, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, उस टाइप की फिलॉसफी को दोबारा से लाना पड़ेगा। सपने वो हैं जो सोते हुए नहीं देखे जाते, सपने वो हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। इस फिलॉसफी को लाना पड़ेगा कलाम साहब की, तब जाके हमारे कल के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि होगी। अभी का तो विज्ञान गूगल पे सिमट कर रह गया। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि अब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो चैट जीपीटी का सहारा लेके अपने नोट्स बना रहे हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे जब कैलकुलेटर आया था तो हमारे टीचर्स को बहुत बुरा लगा था कि पहाड़े कौन बच्चा याद करेगा। तो इसलिए साइंटिफिक टेम्पर उसको कहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर। और इसके लिए स्पेस का जो टेम्पर है, उसकी ओरिएंटेशन है, उसकी नॉलेज है, ये बिल्कुल एक अलग साइंस है। तो इसमें भी बड़ी स्पेशलिटीज है स्पेस साइंस में, तो उसकी तरफ बच्चों को लाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा बादाम भी खिलाने पड़ेंगे बच्चों को, जो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह को 11 बजे। इस पर एआई वाले पे तो मैं पीडी सारे जी और अमिताभ जी का रिएक्शन लूंगी, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हम अगर देख रहे हैं अमिताभ जी, जो हमने अभी बात की थी कि किसी गलती की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि कुछ भी मैन्युअली ऑपरेटेड नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ एआई ऑपरेटेड है। ये फायदा तो हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ जब हम बात ये करते हैं कि आने वाले समय में बच्चे और ज्यादा स्पेस पर जाने के लिए अग्रसर होंगे या फिर उनमें इच्छाएं आएंगी, तो वो आएंगी कहाँ से? बात तो डॉक्टर वली भी सही बोल रहे हैं। हमको थोड़ा डर तो लगता ही है, जब एआई आया तो लोग डरने से शुरू, एआई हम ह्यूमैनिटी को टेक ओवर तो नहीं कर लेगा, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को देखो, जब पहली बार हथौड़ा बना तो वो आपके घूस से ज़्यादा ताकतवर था। आपके जानवरों को क्लब बनाया, तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ह्यूमंस को इम्बाइब करनी पड़ेगी। और अगर इसको हम ठीक से इसको डेवलप करेंगे और इसमें ह्यूमंस के मतलब फ्यूचर को भी ध्यान में रखेंगे, तो हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कैलकुलेशन करने में पहले आपको, अगर चंद्रमा पे जाने वाले सारे मिशन की कैलकुलेशन आप मैनुअली करते,
उसमें 100 साल लग जाते हैं। कंप्यूटर बनाए गए, उन कैलकुलेशन कुछ महीनों में कर दिया, अब वो महीनों का काम मिनटों में कर देते हैं हमारे कंप्यूटर। तो उसके बिना ये बेसिकली उसको पॉजिटिवली देखने की जी हाँ, जरूरत उसको है। किस तरह से ह्यूमन फ्रेंडली बनाया जाए, बिल्कुल। बजाय हमको स्लेव बनाने के, हमको अपाहिज बनाने के, किस तरह से उसको हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, ह्यूमंस की फिजिकल एबिलिटीज को डेवलप करने के हम लिए। उसके कंट्रोल में नहीं आए, उसे अपने हाँ, कंट्रोल जी में हाँ, जी रखे। हाँ। डॉक्टर पीडी सारे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चले, पीडी सारे जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, लेकिन उसी के साथ कई साथ बार साइंस फिक्शन जैसे हम कल्पना करते हाँ। थे कि आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस आप इमेजिन करिए एआई से मर्ज करके दोनों एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं, या हमारा इमेजिन करिए पहले हमारे नॉलेज जो है उसके में लाइब्रेरी जाना पड़ता, याद है एक चीज़ पे रिसर्च करने के लिए मुझे हफ्तों लाइब्रेरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज 2 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे स्क्रीन पे हाजिर हो जाती है। इससे हमारे कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है कि जितना हम टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन हाँ इसका हम इस्तेमाल वही करेंगे अपनी कमियों को ठीक करने के लिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम आलसी बन जाएं, जो रेडीमेड चीज़ें मिल रही हैं उन पर डिपेंड होना शुरू हो जाएं, क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट, रिस्क लेने का काम ये ह्यूमन्स ही करते हैं। और कितनी कैपेबिलिटी आपको दिखती है आज की युवा पीढ़ी में इसको लेकर? काफ़ी हमसे, हमारी जनरेशन तो काफ़ी बेटर है, मेरा मानना है। हर नई पीढ़ी पिछली वाली पीढ़ी से बेटर होती है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि हमारे एंसेस्टर ज़्यादा ग्रेट थे, हमारे आने वाले बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा ग्रेट होंगे। ठीक है, अब एक बार मिशन गगनयान का भी जिक्र कर लेते हैं चलते चलते। एक आखिरी सवाल, एक हमारे पास एक्सपीरियंस है जो कि जाएंगे इस मिशन गगनयान का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके अलावा आपने कहा कि पूरी टीम होती है, और ये जो 7 एक्सपेरिमेंट स्पेशली जो भारत के लिए किए गए हैं, इनका कितना अहम रोल रहने वाला है इस मिशन में? अमिताभ जी, सॉरी मैं क्वेश्चन मिस कर गया। मेरा सवाल यही है कि आपने कहा कि केवल एक, हमने देखा कि शुभांशु शुक्ला स्पेस पर गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं उसका अध्ययन पूरी टीम करते हुए, एक बहुत बड़ी टीम होती है। ये कितने ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे मिशन गगनयान? एग्जैक्टली, मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि जो साइंस है वो कोलैबोरेशन से आगे बढ़ती है। हमारा मान लो अपना स्पेस स्टेशन जाएगा, वो धरती को ऑर्बिट करेगा, तो हमेशा तो इंडिया के ऊपर रहेगा नहीं, तो हमारे बेंगलोर का सेंटर उससे कुछ ही टाइम कम्युनिकेट कर सकता है, उसके लिए उसे अमेरिका का जो अर्थ स्टेशन यूज़ करने पड़ेंगे, स्पेन का यूज़ करना पड़ेगा, और भी कंट्रीज़ के हैं। तो सारा जो विज्ञान का काम है वो हमेशा कोलैबोरेशन से डेवलप होता है। बिल्कुल, कंपटीशन होता है, लेकिन वो फ्रेंडली कंपटीशन होता है, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे की मदद करना, ये बहुत जरूरी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए और हमने किए, सबके काम में आने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ वापसी हुई है शुभांशु शुक्ला की, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए।